नमस्कार मित्रों, आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। पिछले रविवार को असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम आरपीएससी के द्वारा आयोजित करवाया गया था और उस एग्ज़ाम को लेकर के कुछ अभ्यर्थी यह भी कह रहे हैं कि कुछ जो किताबें गाइड विशेष से आपकी जो प्रश्न है वो ज़्यादातर है वो पूछे गए हैं और ऐसा पहली बार भी नहीं है। इससे पहले 2021 वाला असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था। उसमें एक सब्जेक्ट विशेष पॉलिटिकल साइंस के भी काफ़ी है वो मुद्दे उठाए गए थे, मीडिया में भी चर्चा चली थी कि ये जो पेपर है वो किसी एक पर्टिकुलर बुक से बनाया गया है। अगर इस थर्ड पेपर की बात करें, तो थर्ड पेपर के संबंध में इस प्रकार की भ्रांति अगर आपके अंदर ही है, तो आपको निश्चित तौर पर ऐसी भ्रांतियों से बचना चाहिए और आगे अपनी जो परीक्षा है, यानी कि आपका जो मुख्य पेपर है, उनकी तैयारी 2 पेपरों की तैयारी आपको करनी चाहिए। अगर किसी भी चाहे टेस्ट सीरीज़ हो या फिर कोई भी बुक हो, उससे अगर आपको प्रश्न ज़्यादा मिलते हैं, कुछ प्रश्न हूबहू भी आपको देखने को मिलते हैं, तो ये उस पर्टिकुलर बुक के राइटर, टेस्ट सीरीज़ को तैयार करने वाले उन कंटेंट राइटर और उनके मार्गदर्शन में जो टेस्ट सीरीज़ बनी है, उनके द्वारा उस पर किया गया विशेष अपना श्रम है। आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अगर उन्होंने कंटेंट तैयार किया है, जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं, उस टॉपिक के आधार पर उन्होंने अगर कंटेंट तैयार किया है और वो कंटेंट तैयार करने में उन्होंने वही रेफरेंस बुक्स, वही जो आपके ऑथेंटिक स्टैंडर्ड जो आपके कंटेंट है, चाहे राजस्थान का इकोनॉमिक्स रिव्यू हो गया, डीआई पीआर की जो करंट अफेयर से संबंधित न्यूज़ हो गई, इसके अलावा हिंदी ग्रंथ अकादमी के ऑथेंटिक्स बुक्स हैं, उनको अगर उन्होंने फॉलो करते हुए आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि निश्चित रूप से आपको उन पर्टिकुलर प्लेटफ़ॉर्म से आपको टेस्ट सीरीज़ हो या मोबाइल एप्लीकेशन हो, निश्चित रूप से किसी भी बुक हो, वहाँ से आपको सवाल देखने को मिलेंगे। अगर हमारी टेस्ट सीरीज़ की बात करें, तो हमने जैसे पेपर संडे को हुआ था और मंडे को मैंने मॉर्निंग को ही आपको बता भी दिया था कि बहुत से जो प्रश्न हैं हमने फुल सिलेबस कुछ टॉपिक टेस्ट, कुछ फुल सिलेबस टेस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको प्रोवाइड करवाए थे और अंतिम वाले जो आपके फुल सिलेबस टेस्ट है 5 हमने दिए थे। तो उसमें आप देखिए 2 नंबर जो टेस्ट था, उसमें आपको 7-8 क्वेश्चन्स है वो मिले हैं। 3 नंबर टेस्ट में भी 3-4 क्वेश्चन्स मिले हैं। 4 नंबर फुल टेस्ट में आपको काफ़ी बहुत सारे प्रश्न हैं वो आपको देखने को मिले हैं। 5 नंबर वाले फुल टेस्ट में मिले। ये मैंने केवल क्वेश्चंस नंबर है वो लिख कर के आपको भेजे थे। जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस मोबाइल एप्लीकेशन में पर्टिकुलर टेस्ट है और ये उन टेस्ट में उसके प्रश्न क्रमांक है। आज मैं आपको उन्हीं प्रश्नों को स्क्रीनशॉट हमारी टीम ने लेकर के तैयार किए, मोबाइल एप्लीकेशन से जो फ़ोटो है वो लिए कि कौन-कौन से क्वेश्चंस हैं, वो किस टेस्ट से पूछे गए हैं और किस रेफरेंस के साथ में कहाँ से पूछे गए हैं, सीधे पूछे गए हैं या फिर उनके एक्सप्लेनेशन से आपको देखने को मिले हैं, तो वो मैं आपको कंप्लीटली आज के इस सेशन में बताऊँगा और आपको देख कर के ताज्जुब होगा कि इतना बेहतरीन तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया था। उसमें 100 प्रश्न पूछे गए थे, उसमें 100 में से 50 से ज़्यादा प्रश्न आपको हूबहू इस टेस्ट सीरीज़ से है वो देखने को मिले हैं। तो चलिए देखते हैं और आपके और भी जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं इस कंटेंट में, इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि जब भी आप टेस्ट सीरीज़ टेस्ट जॉइन करें, तो उसमें क्या करें, उसका जो एक्सप्लेनेशन इत्यादि है, उन एक्सप्लेनेशन को आप अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक देखिए। जितना महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, उनसे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण उनका एक्सप्लेनेशन होता है। तो देखिए, एक प्रश्न इसमें पूछा गया था, ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? तो हूबहू सवाल ऐसा हमारी टेस्ट सीरीज में तो आपको नहीं दिया गया था। लेकिन सवाल इन्हीं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से जुड़ा हुआ था क्योंकि आपके सिलेबस में सूफी संत है वो दिया हुआ था और इनका विशेष रूप से ज़िक्र भी था। इसीलिए ऐसे 2-3 सवाल हैं ख्वाजा साहब से या फिर आपके नागौर के जो सूफी संत हैं उनसे संबंधित सवाल आपको निश्चित रूप से देखने को मिले। तो इसमें एक जो हमारी टेस्ट सीरीज के हमने टॉपिक जो टेस्ट है टोटल वो आपको प्रोवाइड करवाए थे। अगर नंबर ऑफ टॉपिक टेस्ट की बात करें तो हमने 14 तो आपको टॉपिक टेस्ट दिए थे और 5 है वो फुल सिलेबस टेस्ट दिए थे। हालाँकि आपको फुल सिलेबस टेस्ट की संख्या 6 है वो देनी थी, लेकिन अंतिम समय पर समय अभाव की वजह से आपको 5 टेस्ट ही दे पाए। इसके अलावा बहुत सारे
आपके करंट अफेयर्स के वो टेस्ट दिए थे, उनमें से भी बहुत से आपको सवाल देखने को मिले। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इसमें बुलंद दरवाजे का निर्माता है वो कौन था, ये पूछा गया है। हमारे टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस था टेस्ट नंबर 8 का टॉपिक टेस्ट में, उसमें था कि अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर उर्स है वो कितने दिन तक चलता है, 4, 6, 8 या 10। तो 6 दिनों तक रजब महीने की 1 से 6 तारीख तक उर्स है वो भरता है। ये इनका एक्सप्लेनेशन है। और इसमें ये भी कहा गया है कि इनके गुरु कौन थे, उस्मान हारून इनके गुरु थे। इस मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन ने इस दरगाह को पक्का करवाया। साथ ही साथ अकबर ने 18 गांव भेंट दिए। बड़ी देग भेंट की अकबर के पुत्र जहांगीर ने, या छोटी देग भेंट की शाहजहां ने शाहजहानी दरवाजा बनवाया। मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। तो ये सारी चीजें आपको इसी के एक्सप्लेनेशन में देखने को है वो मिल गई थी। और बहुत से अभ्यर्थियों ने इनके एक्सप्लेनेशन को भी बहुत ही गंभीरता से लिया और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की। तो निश्चित रूप से जिन्होंने भी अच्छी तरीके से देखा है उन्होंने इस सवाल का जवाब है वो सही दिया होगा। और नवाब के, हैदराबाद के नवाब ने यहाँ पर क्या बनवाया था, निजाम दरवाजे का निर्माण है वो करवाया था। तो ये आपका अगर बात करें तो कहाँ पर हमें देखने को मिला है, इस जो टॉपिक टेस्ट है हमारा, उस टॉपिक टेस्ट 8 नंबर पर अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है उनको तो अच्छी तरीके से पता है। और जो टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं थे तो कुछ जो टेस्ट है आपको फ्री अभी भी शायद अवेलेबल होंगे एप्लीकेशन में, तो आप जा करके वहां पर भी देख सकते हैं। तो 8 नंबर टॉपिक टेस्ट पर ये आपको इसका जवाब मिल गया। बागोर के बारे में है वो कथन, यानी कि राजस्थान की सभ्यता, बागोर, मंडिया, निम्बाहेड़ा कुछ सभ्यता है, उनके नाम है वो स्पेसिफाई दे रखे थे। और बहुत से अभ्यर्थियों के मेरे पास में कॉल्स भी आए कि सर हम क्या पढ़ें, सभ्यता है, कुछ नाम जो स्पेसिफाई दिए हुए हैं वही पढ़े या सारी हमें पढ़नी है। तो मैंने कहा आप विशेष तौर पर नाम वाली पढ़ें। तो कुछ कह रहे हैं सर हमें तो मंडपियार वो चीजें है वो मिल ही नहीं रही है। ठीक है, तो उसका भी मैंने कुछ कंटेंट आपको टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड करवाया था। और विशेष रूप से बागोर का सवाल आपसे पूछ लिया गया है। इसमें है कि लघु पाषाण उपकरण पुरातत्व सामग्री यहाँ से प्राप्त हुई है। और एक था कि लेसनी और पूना विश्वविद्यालय के सहयोग से यहाँ पर उत्खनन कार्य है वो किया गया। तो इसका राइट आंसर दोनों ही 1 और 2 सही है। और इसका पूरा पेपर का सॉल्यूशन मैंने यूट्यूब पर ऑलरेडी डाल रखा है, आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जरूर देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस है वो हमारे पहले टॉपिक टेस्ट है, हमने 14 टॉपिक टेस्ट रखे, उसमें 20-20 जो 25-25 20-20 क्वेश्चंस है वो प्रत्येक टॉपिक से आपके कवर किए थे, जिसमें सभ्यता, राज्यपाल और राजस्थान के कृषि परिदृश्य इत्यादि वो पहले टॉपिक टेस्ट में आपका इंक्लूड था। तो बागोर सभ्यता से संबंधित आपको 2 ऐसे प्रश्न है वो मिल जाएंगे। एक तो क्वेश्चन नंबर 8वां है, इसमें कहा गया है कि यह सभ्यता भीलवाड़ा जिले के में स्थित कोठारी नदी के तट पर है वो अवस्थित है। दयाराम साहनी के निर्देशन में इसका उत्खनन कार्य संपादित हुआ। कृषि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। बागोर मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाणकालीन उपकरण का केंद्र था। तो ये सारी चीजें हैं वो ज्यादातर इसमें दी हुई हैं। ये इसमें गलत है कि दयाराम साहनी के निर्देशन में यहाँ उत्खनन कार्य नहीं हुआ था। इसी प्रश्न का अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का घर माना जाता है। यहाँ पर अगर बात करें तो कुछ उपकरण है उनका जिक्र है, यहाँ पर पशुपालन का साक्ष्य है जो कई बार पूछा जाता है। उत्खनन का कार्य यहाँ 1967 से 70 के मध्य पूना विश्वविद्यालय के सहयोग से वीएन मिश्र के निर्देशन में हुआ। तो ये सारी चीजें हैं वो आपको इसमें दी गई देखने को आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर यही पूछा है पूना विश्वविद्यालय के सहयोग से उत्खनन कार्य है वो संपादित हुआ। तो डॉक्टर एल लेसनी का नाम यहाँ पर है वो खैर नहीं दिया गया है, फिर भी आपको इतना पता है पूना विश्वविद्यालय वाला लघु पाषाण उपकरण, तो इसका जवाब आप लोगों ने सही ही दिया होगा। बाकी यहाँ पर ये और दिया हुआ है 30 नंबर क्वेश्चन है इसी टेस्ट का, 1 नंबर टेस्ट का 30 नंबर और एक है आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो हमने अभी जिक्र किया। इसमें बागोर लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। वीएन मिश्र बागोर के उत्खननकर्ताओं में से एक थे। बागोर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बाकी इसी प्रकार से आपके नीचे कूट दिए गए हैं, यानी कि प्रश्न का जिस प्रकार से आपके फॉर्मेट आपको देखने को मिले एग्जाम में, ऐसे के ऐसे फॉर्मेट वाले बहुत से प्रश्न भी हमने यहाँ पर ऑलरेडी डाले हुए थे। अगले प्रश्न की ओर बात करें तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी सेना द्वारा रणथंबोर के किले की घेराबंदी के समय कौन सा सेनापति राव हमीदेर के सैनिकों से मारा गया। तो ये एपी फुल सिलेबस टेस्ट 2 है और 2 वाला फुल सिलेबस टेस्ट वही था जो आपका 2021 में पेपर आयोजित हुआ, यानी कि पूरा का पूरा प्रीवियस पेपर था
और यहाँ से सीधे के सीधे 21 में भी ये सवाल पूछा था, नुसरत खां मारा गया, और इस बार भी ये सवाल पूछा गया था। ये इसी टेस्ट का फुल सिलेबस टेस्ट के जो टेस्ट नंबर 2 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 56 पर ये सारा आपका दिया हुआ है। एज इट इज आपका सवाल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आगे अगर बात करें तो कछुआ वंश के शासकों का कालक्रम आपसे पूछा गया है। ऐसा सवाल आपकी टेस्ट सीरीज में नहीं था, लेकिन कालक्रम वाले सवाल 3-4 आपको डाले हुए थे। ये का ये नहीं था, एक गुहिल वंश का था, एक राठौड़ वंश का था, एक चौहान वंश का था, ऐसे थे कालक्रम वाले सवाल थे, जिससे क्या है कि आप उसको पैटर्न समझ सकते हैं, यानी कि आपकी समझ तो जरूर विकसित हुई होगी कि ऐसे सवाल आपको याद करने चाहिए, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसका जो आंसर है वो हमने आपके सारे पहले वाले जो हमारा पहले हमने एक पूरा 2-2.5 घंटे का वीडियो हर डाला था, तो उसमें सारे आंसर है वो उसमें दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। डिटेल में हमने उसका एक्सप्लेनेशन भी किया हुआ है। नेक्स्ट है कि अकबर ने प्रताप से समझौते के प्रयास में 4 शिष्टमंडल भेजे, किसने शिष्टमंडल का नेतृत्व नहीं किया? तो ये अबुल फजल ने नहीं किया था। 4 शिष्टमंडल कौन से थे, इससे संबंधित हमारे टॉपिक टेस्ट 3 में सवाल है वो आपका डाला हुआ था, और यहाँ पर आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि अकबर ने दिसंबर 1573 में प्रताप को समझाने के लिए किसे भेजा। तो दिसंबर में किसको भेजा, ये डेट है वो आपको ध्यान में रखनी थी। यहाँ पर ऐसा सवाल पूछा, जलाल खान, मानसिंह, भगवंत दास टोडरमल। तो अकबर ने दिसंबर में समझाने के लिए अंतिम दूत के रूप में उसके वित्त मंत्री टोडरमल को भेजा, और बाकी जो इनके 4 शिष्टमंडल में चारों को भेजा गया था क्रमागत रूप से, जलाल खान, मानसिंह, भगवंत दास टोडरमल। ये आपके इस टेस्ट नंबर अगर बात करें 3 में है वो दिया गया था, और क्वेश्चन नंबर इसका है वो 4 नंबर है। ठीक है, वैसे ये बहुत ही इजी सवाल था, सभी को पता है। एक है 1516 में मीरा का विवाह है वो किससे हुआ? तो ये आप सभी को पता है, मीरा का विवाह भोजराज से हुआ। और ऐसा भी सवाल है वो निश्चित रूप से मीराबाई के बारे में बहुत से सवाल डाले गए थे, और हमने यूट्यूब के माध्यम से भी बहुत बार डिस्कस किया है, तो वो आप निश्चित रूप से आपको पता ही होगा। तो बहुत ही ईजी सवाल है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर ये जो रचनाएं हैं वो दी गई हैं, उनसे संबंधित सवाल था। तो बाबू प्रकाश आसिया मोड़ जी, मैंने यूट्यूब पर कई दफ़ा आपको बताया है, मैराथन वीडियोज़ में भी आपको बहुत बार है वो इसके बारे में है। इसके अलावा हम बांकीदास के बारे में है वो रिसेंटली कुछ वीडियोज़ में डिस्कस किए थे, उसमें भी आपको मैंने बांकीदास की जो कुकवी, बत्तीसी, ठूर सत्तीसी, गंगा लहरी, और मेनली बात करें पाबू जी के गीत इत्यादि है, उसके बारे में भी बताया था। तो 1-2 आपको अगर ध्यान होते तो आप इस सवाल का जवाब है वो कर सकते थे सही। और बिट्ठू मेहा ने, यानी कि पाबू जी के, गोगा जी के रसावले और पाबू जी के जो छंद है ये बिट्ठू मेहा ने लिखे थे। ठीक है, तो ये सवाल भी वेल नाउन है। आगे अगर बात करें तो दादू पंथ की शाखा है वो कौन सी नहीं थी? तो इसके संबंध में आप सभी को हमने बहुत बार वैसे डिस्कस भी किया है यूट्यूब के माध्यम से, दादू जी की शाखाएं कई बार हमने डिस्कस की। टेस्ट सीरीज में भी आपको टॉपिक टेस्ट नंबर 4 में ऐसा क्वेश्चन है वो दिया हुआ था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दादू की 5 शाखाएं भी ली हुई हैं। कौन सी दादू पंथ की शाखाओं में सम्मिलित नहीं है? विरक्त, खाकी, गोड़िये और नागा। जिसमें गोड़िये है, इसको हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, दादू की शाखा में सम्मिलित नहीं है। तो ये भी क्वेश्चंस आपको है वो टेस्ट में दिया हुआ था। नेक्स्ट बात करें तो है कि राजपूताना की 6 ब्रिटिश छावनियों में से कौन सी सबसे शक्तिशाली थी? नसीराबाद, खेरवाड़ा, नीमच, एरिनपुरा। तो नसीराबाद, ये इनसे संबंधित बहुत बार है वो सवाल है वो टेस्ट में भी काफ़ी है वो डाले गए थे, और हमने डिस्कस भी काफ़ी बार यूट्यूब पर भी किया है। क्योंकि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है वो यहाँ पर थी। ठीक है, तो ऐसा प्रत्यक्ष रूप से आपको टेस्ट में सवाल है वो नहीं देखने को मिला, फिर भी आप अपने लॉजिक के आधार पर इस सवाल का सही जवाब है वो कर सकते थे। नेक्स्ट है निहाल चंद। तो निहाल चंद के बारे में कौन नहीं जानता? निहाल चंद मोर ध्वज नागरीदास सावंत सिंह के शासनकाल का प्रसिद्ध चित्रकार, जिन्होंने बनी छड़ी का चित्रांकन किया। तो किशनगढ़, ऐसा सवाल मैंने प्रत्यक्ष रूप से नहीं डाला था क्योंकि बहुत ही इजी लेवल का था, लेकिन कुछ और चित्रकार इसी आपकी चित्रकला शैली यानी कि किशनगढ़ चित्रकला शैली से थे, वो डाले थे कि रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम और लाडली दास किस चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। ये अगर सवाल एग्जाम में पूछा जाता तो निश्चित रूप से आप लोगों में से बहुत से अभ्यर्थी है वो इस सवाल का जवाब है वो गलत देते। ठीक है, तो ऐसा ये किशनगढ़ चित्रकला शैली के ये भी कलाकार हैं, और यहाँ पर ये कंप्लीटली दिया हुआ है कि नानक राम, सीताराम, सूर्यध्वज, मूलराज, मोर ध्वज, निहाल चंद। ठीक है, यही आपसे पूछा गया था। बदन सिंह, रामनाथ, सवाईदास, लाडली दास के नाम है वो इस कला के
लिए विशेष उल्लेखनीय है। बनी ठनी को आपका प्रकाश में लाने का श्रेय किसको? एरिक डिक्सन, फैयाज अली को जाता है। भारत की मोनालिसा एरिक डिक्सन ने की, डाक टिकट भी जारी हुआ। तो ये कंप्लीटली इसमें जानकारी है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। ठीक है, तो ये सवाल इससे संबंधित था। नेक्स्ट अगर बात करें, ये सवाल है वो टेस्ट सीरीज में आपको कौन से टेस्ट की बात करें तो टॉपिक टेस्ट है वो 9 है। 9 में चित्रकला वाला जो टॉपिक था, ठीक है, तो उसमें आपको है वो देखने को मिल गया। आगे अगर बात करें तो दादू पंथ का अधिकांश साहित्य तो मैंने कई बार बताया, काया बेली, दादू की वाणी, दादू का दोहा इत्यादि है। ये सारी दादू जी के शिष्यों की रचनाएं हैं, वो ढूंढाड़ी बोली में है, हमें देखने को मिलती है। तो ये भी वेल नाउन क्वेश्चंस है और बहुत बार हमने डिस्कस भी किया है। आगे अगर बात करें तो 1933 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? ये काफी अच्छा सवाल था और इसका भी आपको सॉल्यूशन इस टेस्ट सीरीज में दिया गया था। असिस्टेंट प्रोफेसर का टॉपिक टेस्ट 7 था, जिसमें महिलाओं का क्या योगदान रहा स्वतंत्रता संघर्ष में, ऐसा कुछ टॉपिक दे रखा था। उसमें ये जो सवाल था वो आपको देखने को मिला और उसमें ये हूबहू सवाल नहीं था, इन्हीं जानकी देवी से संबंधित सवाल पूछा गया था। सवाल क्या था देखिए आप, उस महिला क्रांतिकारी का नाम बताएं जो जयपुर प्रजामंडल के 1944 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्ष है वो चुनी गई। 1944 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन चुनी गई? अंजना देवी, रतन शास्त्री, रमा देवी पांडे या जानकी देवी बजाज। तो ये जानकी देवी बजाज के बारे में बात हो रही है, इसका आंसर जानकी देवी बजाज है। इसका एक्सप्लेनेशन है वो नीचे दिया गया है। जानकी देवी बजाज के बारे में पूरी जानकारी है कि जमनालाल बजाज के साथ में इन्होंने विवाह किया, ससुराल वर्धा में इन्हें ज़्यादातर रहना पड़ा। गांधी जी के नमक आंदोलन के दौरान ये 6 माह तक जेल भी गई, ये सवाल भी काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, और 1933 में कलकत्ता में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की उन्होंने अध्यक्षता की। ये जो चीज़ें डिटेल में ज़्यादा डिटेल देख करके लोग हैं वो थोड़े से स्किप करने को जाते हैं, अच्छी तरीके से ध्यान में नहीं देते, लेकिन ये क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1933 ईस्वी में कलकत्ता में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की उन्होंने अध्यक्षता की और स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई और चरखे और सूत काटना उन्होंने प्रारंभ किया। जमनालाल बजाज का 1942 में निधन हो गया। उसके बाद में उन्होंने गौ सेवा संघ की भी अध्यक्षता की। अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये तथ्य है, ध्यान रखें। ठीक है, और बात करें तो 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद विनोबा भावे के सानिध्य में गौ सेवा और सूत कताई के कार्यों किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भूदान आंदोलन के दौरान उन्होंने 108 कुओं का निर्माण करवाया, इसलिए इन्हें जो कूपदान और भूदान आंदोलन है इनमें भी इन्होंने महत्वपूर्ण सक्रिय रूप से भागीदारी की। इसके लिए इन्हें पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था। तो ये सारी इतनी महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स हैं, इतनी महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो आपको इस टेस्ट सीरीज में है वो आपको दी हुई थी। ठीक है, तो ये सवाल आपका यही था। अगर आपने सीरियसली इस प्रकार के एक्सप्लेनेशन है उन पर ध्यान दिया है तो आप इस प्रकार के सवाल का आंसर है वो सही कर पाते। बाकी वैसे अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें ऑप्शन ऐसे ही दिए गए हैं, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप इसका सवाल है वो सही कर सकते थे और मोस्टली अभ्यर्थियों ने इसके बारे में किया भी है, क्योंकि अंजना देवी, रतन शास्त्री, गायत्री देवी है, ये ज़्यादातर इनसे संबंधित ही नहीं थी। जो जानकी देवी इसका राइट जो आंसर है। ठीक है, आगे अगर बात करें तो मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय घुड़ला नृत्य है, ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है। कोषाणा का युद्ध बात करें तो राव जो सातल है उन्होंने घुड़ले खां से युद्ध करके कुछ महिलाओं को है वो छुड़वाने का प्रयास है वो किया था। तो उसी के उपलक्ष्य में घुड़ला त्योहार, घुड़ला नृत्य, घुड़ला उत्सव है वो मनाया जाता है। इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि घुड़ला उत्सव, ये प्रश्न अगर आप देखेंगे तो टॉपिक टेस्ट 8 में है, उसमें राजस्थान के लोक नृत्य वाला शायद टॉपिक था। ठीक है, तो उसमें ये दिया गया है कि घुड़ला उत्सव मनाया जाता है और ऐसा क्वेश्चंस देख करके कुछ अभ्यर्थियों ने मुझे मैसेज भी किए कि सर ये क्वेश्चंस है वो आपने गलत डाल दिया है, इसमें ऐसा कुछ ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि घुड़ला चैत्र कृष्ण जो आपका मेनली है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी से है वो शुरू होता है, लेकिन इसमें चैत्र शुक्ल तृतीया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए घुड़ला त्योहार चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है, इसलिए चैत्र कृष्ण अष्टमी विकल्प में न होने की वजह से चैत्र शुक्ल तृतीया सही है। और आपकी परीक्षा में ऐसा ही सवाल पूछा गया, आप देखिए कि घुड़ला का त्योहार कब तक चलता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। ठीक है,
तो ये सवाल भी आपको इस टेस्ट के टॉपिक टेस्ट 8 नंबर पर है वो इसका आंसर है वो आपको देखने को मिला। आगे बात करें तो बेसर और भंवर कड़ी नामक आभूषण महिलाओं के द्वारा कहाँ पर पहना जाता है? तो ये नाक के आभूषण हैं। बहुत बार हमने आभूषणों के संबंध में है वो आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से बताई थी। प्रत्येक आभूषण कौन-सा कहाँ पर पहना जाता है और इस प्रकार का बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल आपके 11 नंबर जो आभूषण वाला टेस्ट था तो उसमें डाले हुए थे कि राजस्थानी महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला आभूषण है, कौन से कथन सही है? इसमें ये जो आभूषण के नाम थे, ठीक है? और उसके बाद में यहाँ पर इसका जो बात करें तो प्रमुख आभूषण सारे लिखे हुए हैं और लास्ट में नाक के आभूषण लिखे हुए हैं जिसमें नथ, बेसर, बारी, भोगली, कांटा, चूनी, चौंप और भंवर कड़ी। तो नथ और जो बेसरी और भंवर कड़ी ये पूछा गया था और ये आपका स्पष्ट रूप से 11वें नंबर टेस्ट के एक्सप्लेनेशन में दे रखा है। ठीक है? आगे अगर बात करें तो अगला जो सवाल था वो था हथमती, मेसवा, माजम, ये जो सहायक नदियां है वो किसकी हैं? तो ये टॉपिक टेस्ट 2 में राजस्थान के अपवाह तंत्र वाले भूगोल के हमारे टेस्ट थे उसमें है वो ये डाला हुआ था। ठीक है? और उसमें जो सवाल था वो एक तो 38 नंबर क्वेश्चन था। इसमें है कि वाकल, मेसवा और हथमती सहायक नदियां हैं वो किसकी है? तो साबरमती की ये सारी सहायक नदियां दी हुई हैं। माही की भी सहायक नदियां दी हुई है। और एक और क्वेश्चन था जिसमें आपकी कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर माही, यानी कि माही की सहायक नदी कौन सी नहीं है? हथमती है, इसमें दे रखा है और इसमें भी इसका है वो जिक्र था। तो ऐसे सवाल है, मोस्ट रिपीटेड सवाल है जो आपको टेस्ट सीरीज में भी मल्टीपल टाइम है वो देखने को मिले होंगे। आगे बात करें कि अचलदास खिंचीरी वचनी का ग्रंथ के रचयिता है तो ये भी मैंने बहुत बार बताया है। पिछला आरएस का पेपर हुआ था उसमें भी शिवदास चारण इनका विकल्प में ऑप्शन था तो वो लिखा हुआ था। ठीक है? तो ये भी सवाल है, आप सभी वेल नाउन थे इसके बारे में। आगे अगर बात करें तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा है वो लिखा गया था? तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया। अगर बात करें तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया था पहले भी मैराथन वीडियोस में, और जहां पर भी आप देखें लाइव सेशन में ये टॉपिक टेस्ट 12 में आपको ऐसा सवाल है वो देखने को मिला होगा। देखिए कि राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किसने किया, और इसमें पूछा गया है कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है वो किसने लिखी? तो ये इन्होंने ही वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था और ये इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चंस में कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन राजस्थानी बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले पहले विद्वान थे। ग्रियर्सन प्रसिद्ध ब्रिटिश भारतीय भाषाविद थे जिन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक ग्रंथ में राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र भाषा के रूप में उल्लेख किया और यहाँ पर इसका सन भी दिया हुआ है। और ये सवाल थोड़ा सा अलग है कि ग्रियर्सन ने भीली बोली की संज्ञा किसको दी, उसके एक्सप्लेनेशन भी 1912 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है वो लिखा और वो सारी बातें आपकी लिखी हुई हैं। ठीक है? तो ये आपका इस भाषा से संबंधित सवाल। नेक्स्ट अगर बात करें तो राजस्थानी भाषा में मुड़िया लिपि को किस नाम से जाना जाता है? ये ऐसे सवाल लगभग 3-4 सवाल थे आपके टोटल 20 टेस्टों में, क्योंकि मुड़िया लिपि आपके स्पष्ट रूप से सिलेबस में मेंशन थी। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो हमारा टेस्ट 14 था उसमें शायद भाषा और संस्कृति वाला जो आपके जो टॉपिक था वो उस 14 वाले टेस्ट में था। ठीक है? तो उसमें आप देख सकते हैं कि मुड़िया लिपि को किस नाम से जाना जाता है? मोड की, बनियावाटी, महाजनी, उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी है और इसका एक्सप्लेनेशन भी राजस्थानी भाषा में दिया हुआ है। राजस्थानी भाषारी जूनी लिपिरो नाव मुड़िया है, इनने मोड की, मुड़ियावाटी, महाजनी, बनियावाटी नावासु जाण्यो जावे। ठीक है? और अगर बात करें ऐसा सवाल और एक था 19 नंबर क्वेश्चन था इसी टेस्ट का कि बिना मात्रा वाली घसीट रूप में लिखी जाने वाली लिपि जिसके अक्षर मुड़े हुए घुमावदार होते हैं उनकी प्रमुख विशेषता है वो क्या है? तो यहाँ पर इनकी प्रमुख विशेषता आपको नीचे एक्सप्लेनेशन दी हुई है और यहाँ पर मोड की, मुड़ियावाटी, महाजनी, बनियावाटी इनके उपनाम है, ये चीज़ भी दी हुई है। ठीक है? तो ये चीज़ें ज़्यादातर इसलिए आपको निकल करके आती हैं कि जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो कंटेंट आपके सिलेबस को ध्यान में रख करके बताया जाता है। आपके सिलेबस में क्या-क्या चीज़ें हैं वो हाइलाइटेड हैं, क्या-क्या चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से मेंशन हैं, वो अगर ध्यान में रख करके कोई भी बुक लिखी जाए या फिर बात करें टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जाए या कोर्स आपको प्रोवाइड करवाया जाए तो वो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही कारगर और फलीभूत साबित होता है। अगली अगर बात करें क्वेश्चंस की, लगभग आपको 60 क्वेश्चंस है, यानी कि इसमें 58 स्लाइड है टोटल। ठीक है? इसमें 58 स्लाइड के साथ साथ में कुछ स्लाइड्स मेनली केवल ऐसी है जिनका मैं
प्रूफ आपके साथ में नहीं लेकर आया, लेकिन इन सवालों का हमने डिस्कस कहीं न कहीं निश्चित रूप से आपको किया है और कुछ बेसिक से सवाल हैं, ठीक है? और 50 से प्लस 55 लगभग सवाल हैं, उनके जो आंसर है, वो निश्चित रूप से आपको टेस्ट सीरीज़ में ही देखने को मिलेंगे। तो अगर कोई भी अभ्यर्थी जिन्होंने ज़्यादा अच्छी तरीके से पहले पढ़ाई भी नहीं की है और केवल उन्होंने टेस्ट सीरीज से ज़्यादा बार अच्छी तरीके से प्रैक्टिस अगर की होती, तो अगर वो 25 प्लस क्वेश्चंस है, वो टेस्ट सीरीज से भी अच्छी तरीके से है वो सही कर सकते थे। और 25 जो क्वेश्चंस है, 25 मार्क्स ला सकते थे, 50 प्लस क्वेश्चंस है वो कर सकते थे और 50 क्वेश्चंस है वो आपका बहुत ही इस असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर की अगर बात करें, तो अभी अगर आप देखेंगे तो बहुत से मुश्किल से अभ्यर्थियों के 25 क्वेश्चंस है, वो काफ़ी ठीक-ठाक अच्छी तैयारी है, उनके ही सही हो पा रहे हैं। वो भी अब तक फाइनल आंसर की आएगी, तो उसमें से और भी उनके कम होते जाएँगे। तो ये एक सवाल पूछा गया था कि रघुनाथ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, ये किसको नहीं पता है और हमने बहुत बार इसके बारे में डिस्कस भी किया था। उड़िया पठार माउंट आबू के निकट स्थित है, ठीक है? और कुंभलगढ़ बोराट के पठार का सर्वोच्च शिखर है। तो हमने ज्योग्राफी भी अभी हमारी चल रही है, इसमें हमने कोर्स में भी आपको ये चीज़ें वो बता रखी है, ठीक है? जो कुंभलगढ़ बोराट के पठार की बात करें, तो बोराट का पठार कुंभलगढ़ गोगुंदा के मध्य है, उनकी सर्वोच्च चोटी जरगा है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से ये आपकी खानों से संबंधित जो सवाल था, ठीक है? टंगस्टन ये नाना खराब है, ये लगभग आप लोगों को पता ही होगा और पहले भी कुछ एग्जाम्स में पूछा गया है। हमने कुछ आपको प्रीवियस जो पेपर्स भी अवेलेबल करवाए थे, उनमें भी बहुत से सवाल आपको है वो देखने को मिले हैं। तो हालाँकि वो यहाँ पर मैंने है वो ऐड नहीं किए हैं। अब अगर बात करें, तो यहाँ पर एस्बेस्टोस का एक सवाल आपका दिया गया था, टॉपिक टेस्ट है वो 6 में और जो ज़्यादातर प्रीवियस जो एग्ज़ाम्स और हाल ही के जो कुछ एग्जाम्स हुए हैं उनमें ज़्यादातर तांबा का, लोहा का, टंगस्टन का ऐसे जो खनिज हैं उनके बारे में ज़्यादा सवाल थे। तो हमने भी ऐसे सवाल है वो ज़्यादा आपको देने का प्रयास किया जिसमें आपके जो ये जो कुछ नाम है वो बिल्कुल नए हैं। लेकिन एस्बेस्टोस वाला है तो एस्बेस्टोस का हमने एक क्वेश्चंस दिया था उसके अगर एक्सप्लेनेशन में आप देखेंगे तो यहाँ पर है खेरवाड़ा, ऋषभदेव, नाथद्वारा, कांथल, आसिंद, डेकालिया, सलुंबर। तो आसिंद में एस्बेस्टोस के भंडार हैं, तो केवल आपने एस्बेस्टोस आसिंद किया होता तो भी आप इसका जवाब है वो 2 में ए है, केवल 2 में ए किसमें है? 1 में है, इसका जवाब आप है वो सही कर पाते। ठीक है? नेक्स्ट अगर बात करें, तो ये वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अकॉर्डिंग सवाल पूछा गया है कि 2021 से जो 2019 से 21 तक के वन क्षेत्र में 30% से अधिक नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये मैंने यूट्यूब पर भी काफ़ी बार आपको बताया था और टेस्ट सीरीज में भी आपके क्वेश्चंस है वो एक तो आपका बात करें तो हमारा जो फुल सिलेबस टेस्ट है 5 डाले थे उसमें चौथे नंबर टेस्ट पर ये ऐसा ही सवाल दिया गया है जिसमें आप देख सकते हैं कि सवाल क्या है जो इस टेस्ट चौथे का फुल सिलेबस टेस्ट चौथे का 29 नंबर क्वेश्चंस है और इसमें ऐसा ही डाला हुआ है कि 2022-23 के राजस्थान वन विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार 2019 से 21 के मध्य किन जिलों के वनों में क्रमश सर्वाधिक ऋणात्मक परिवर्तन देखने को मिला। और इसमें क्या पूछा है, वैसी ही लैंग्वेज है, ज़्यादा लैंग्वेज में भी अंतर नहीं है कि वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार किस जिले में 2019 से 21 तक क्षेत्र में 30% से अधिक नकारात्मक वृद्धि दर्ज है वो की है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है जालोर सिरोही, सॉरी जालोर करौली और सिरोही है, बी नंबर है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सारा दिया हुआ है 2019 से 21 के मध्य ऋणात्मक परिवर्तन दर्ज किसमें की है और कितनी की है। तो जालोर के -32.46% है, यानी कि 30% से ज़्यादा है जालोर की, एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी 30% से अधिक है। तो ये सारी चीज़ें डाली हुई है, उसके बाद में करौली और सिरोही है। सर्वाधिक आपकी वृद्धि है वो किसमें हुई है, ये तो ऋणात्मक आपका परिवर्तन है यानी कि कमी देखने को मिली है। सर्वाधिक वृद्धि वाले यहाँ पर दिए हुए हैं और ये ऑथेंटिक सोर्स है, एनुअल रिपोर्ट राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है 2022-23 की। तो हमें पता होता है कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं और कंटेंट आपको कहाँ से दिया जाए, तो वही चीज़ें हैं, इसीलिए जो सवाल है वो आपको यहाँ से है वो देखने को मिल रहे हैं। आगे अगर बात करें और ऐसा एक जो क्वेश्चंस और है आपका, ठीक है, कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार ये भारत वन स्थिति रिपोर्ट की बात कर रही है, ठीक है। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो उसमें भी आपका जालोर है वो सबसे ज़्यादा ऋणात्मक परिवर्तन देखने को मिला है।
नेक्स्ट है हाड़ौती प्रदेश में प्रधान प्रकार की मिट्टी है वो कौन सी है? तो ये भी आप सभी को पता होगा, हमने बहुत बार इसके बारे में भी चर्चा है वो की थी। ये टेस्ट, इसका टेस्ट नंबर, फुल सिलेबस टेस्ट का 3 नंबर जो टेस्ट आप देखेंगे, ठीक है? तो उस 3 नंबर टेस्ट के क्वेश्चंस नंबर की बात करें तो क्वेश्चंस नंबर 26 है। इसमें ऐसा सवाल दिया गया है कि एंटीसोल समूह की मृदा कहाँ पाई जाती है? वेस्टर्न राजस्थान में। बाकी जो मृदाएँ हैं, उनका भी इसमें है वो अच्छी तरीके से दे रखा है एक्सप्लेनेशन में। अल्फीसोल कहाँ है, एंटीसोल कहाँ है, इंसेप्टिसोल कहाँ है, वर्टिसोल कहाँ है, एरिडीसोल कहाँ है? तो ये सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से डाली हुई थी, ठीक है? तो प्रश्न पूछा जाए, इसका मतलब ये नहीं है केवल उस प्रश्न और प्रश्न के केवल एक विकल्प को आप याद रखें, उनके आस-पास में ही अगर जानकारी बताई गई है, तो वो आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी होती हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं? तो ये ख़ैर आप सभी को पता होगा और फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 4 में है, इसका आंसर भी आपको है वो मिल जाएगा। क्वेश्चन टेस्ट नंबर 4 का प्रश्न 26 है और इसमें क्वेश्चंस पूछा गया था कि जगपुरा एवं आनंदपुरा भूकिया क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है? तो ये किसके लिए था? सोना के लिए। और ये कहाँ पर है? कि बांसवाड़ा में है। तो इसमें एक बांसवाड़ा ही विकल्प था, तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से है वो सही कर सकते थे। ठीक है? नेक्स्ट बात करें तो लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र कहाँ है? गुड़ा और गिरल में है। और ये टॉपिक टेस्ट आप 12 नंबर देखेंगे तो उसमें ऐसा ही सवाल दिया गया था, क्योंकि राजस्थान में ऊर्जा संसाधन असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में था और उसके आधार पर एक सवाल है वो डाला हुआ था। और इसमें सवाल ये था कि राजस्थान में प्राकृतिक गैस उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? तो मनिहारी, टिब्बा और घोटारू ये आपके नेचुरल गैस के हैं। और इसके एक्सप्लेनेशन में डाला हुआ है कि पेट्रोलियम के कौन से हैं, नेचुरल गैस के कौन से हैं, कोयला के कौन से हैं। और कोयला यहाँ देख सकते हैं पलाना, गुड़ा, बरसिंहसर, राणेरी, हाडला, ये तो बीकानेर में है। कपूरडी, जालिपा, गिरल ये बाड़मेर में है। तो यहाँ गिरल और आपका गुड़ा पूछा गया था, तो ये सीधा तौर पर यहाँ पर है वो दे रखा है। अगर आपने ध्यानपूर्वक जिन भी अभ्यर्थियों ने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया और इनको अच्छी तरीके से देखा है, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा इसमें जो किया है परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है कि 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात के आधार पर अवरोही क्रम का चयन करें। तो यहाँ पर टेस्ट नंबर 8 में आप देखेंगे तो इसमें ग्रामीण लिंगानुपात है वो पूछा गया था, उससे संबंधित जो सवाल था, ठीक है, कि ग्रामीण लिंगानुपात राजस्थान का कितना है और उसके एक्सप्लेनेशन में ये डाला हुआ था, आप देख सकते हैं कि ग्रामीण लिंगानुपात 933 है। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात पाली जिले का है और ये एकमात्र ऐसा जिला है जिनका 1000 से अधिक है और ये मोस्ट रिपीटेड सवाल है, ठीक है। न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले ये दे रखे हैं, डूंगरपुर, राजसमंद और पाली का 987 है, यानी कि पाली तीसरे नंबर पर है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है, उसमें एक ही केवल विकल्प ऐसा है जिसमें पाली है वो प्रथम स्थान पर है, तो आप केवल पाली को देख करके इसका आंसर देते तो भी ये आंसर आप सही कर सकते थे। आगे अगर बात करें अगले क्वेश्चंस की, तो अगला प्रश्न है सीमेंट के उद्योग से संबंधित और उनका स्थान दिया हुआ है। ये टॉपिक टेस्ट 12 में आपको इसका आंसर है वो मिल जाता। और ऐसा ही 12 में क्वेश्चंस डाला हुआ है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। जीके सीमेंट निम्बाहेड़ा में है, मंगलम मोडक में है, श्री सीमेंट ब्यावर में है, विडाला व्हाइट सीमेंट है वो गोटन में है, ठीक है। तो यहाँ पर जेके सीमेंट है वो इसमें भी दिया हुआ है, बिड़ला सीमेंट है वो इसमें खैर नहीं है, बिनानी और नीर श्री सीमेंट, ठीक है। तो ये जो सीमेंट वाला है, तो ये इसी प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में आपको सारी चीज़ें दी हुई हैं कि राजस्थान में कहाँ पर सीमेंट की प्रमुख इकाइयाँ हैं और उसका नाम क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर है वो क्लियरली इस टेस्ट के 12 टेस्ट के एक्सप्लेनेशन में मेंशन थी, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, अगला प्रश्न है राजस्थान में पशुओं की नस्लें। तो ये हमने यूट्यूब पर भी बहुत बार है इस नस्लों के बारे में डिस्कस किया है। और बात करें तो ये ऐसा ऐसा सवाल आप देख सकते हैं, एक पशु है, नस्ल है, ये इसी प्रकार का है, ठीक है। भेड़ है, गोवंश है, गाय है, बकरी है और एक आपका इसमें ऊँट दे रखा है, जबकि इसमें आपका भैंस, भेड़ और ऊँट है वो नहीं है खैर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके एक्सप्लेनेशन में पूरी बकरियों की नस्लें हैं वो सारी दी गई हैं। इसमें कौन-कौन सी नस्लें पूछी गई हैं देखिए, भैंस की सूरती पूछी गई है। तो यहाँ पर भैंस की अगर बात करें, तो भैंस खैर इसमें है वो दी हुई नहीं है। बाकी वाले अगर आप देखेंगे तो आपको मगरा भेड़ की है, तो भेड़ की पूगल, मगरा जो चक्री के नाम से भी जानी जाती है, इसमें दी हुई है।
बकरी की बारबरी बड़वारी है, तो शेखावटी, बारबरी, बड़वारी ये बकरियों की नस्ल है। और आपकी कौन सी है, मालवी गाय की नस्ल है। तो गाय वाली तो ऊपर है वो आपकी डिटेल में भी यहाँ पर है वो दी गई है। ठीक है, तो ये सवाल है वो आपको यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से है वो देखने को मिल जाता है। आगे अगर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो ये टेस्ट नंबर 4 का है। अगर आपने टेस्ट में दोबारा अगर आप रिव्यू के तौर पर देखना चाहो, तसल्ली करना चाहो, तो टेस्ट में अभी भी दे सकते हैं और उनका टेस्ट है वो अभी भी आपके हटाया है वो नहीं गया है, पड़ा है। मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण है वो नहीं है। तो ये मरुस्थलीकरण से संबंधित जो सवाल आपके सिलेबस में ऐसा टॉपिक था, मरुस्थलीकरण, सूखा आकार जैसा, ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर नहरी सिंचाई, बालू एवं बालू का स्तूपों का एकत्र होना, अतिचारण, भूमि उपयोग में परिवर्तन। और इसमें सवाल क्या पूछा गया है, इसके टेस्ट का नाम इसमें नहीं दिया गया है, शायद मरुस्थलीकरण वाला जो टॉपिक है उसमें आपका टेस्ट है वो डाला हुआ था। तो इसमें देखिए आप, मरुस्थलीकरण के लिए कौन सा भौतिक कारण नहीं है, फिजिकल कॉजेज पूछा गया है। जलवायु परिवर्तन, वनोन्मूलन, भूमि उपयोग में परिवर्तन, बालू और बालू का स्तूपों का एकत्र होना। तो यहाँ पर भूमि उपयोग में परिवर्तन ये इसका राइट आंसर है, लेकिन इसका राइट आंसर भूमि उपयोग में परिवर्तन नहीं होगा, नहरी सिंचाई है। क्योंकि प्रश्न का जिस प्रकार से नेचर है, पूछने का तरीका है, वैसे ही उसका आंसर है वो चेंज होता है। इसमें भौतिक कारण पूछा है तो भूमि उपयोग में परिवर्तन है, ये मानव के द्वारा किया जाता है, तो मानव जनित कारण हो गया। और बाकी ये इसमें सारा बताया हुआ है। बाकी अगर आप देखेंगे तो भूमि उपयोग में परिवर्तन है, बालू और बालू का स्तूपों का एकत्र होना, वैसा का वैसा विकल्प है इसमें दिया गया है। ठीक है, और अतिचारण वाली वो सारी बातें आपको यहाँ पर है वो दी गई है कि अनियंत्रित पशुचारण का मतलब ओवर ग्रेजिंग ही होता है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि, वनस्पति का अभाव, जलवायु की कठोरता, उच्च तापमान, न्यून वर्षा, ये कुछ प्रमुख जो कारण है ये आपके मरुस्थलीकरण के हैं। आगे नीचे निवारण भी दिए गए हैं कि किस प्रकार से मरुस्थलीकरण को आप है वो नियंत्रित कर सकते हैं, इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका चूंकि नहरी जो सिंचाई है ये इसका राइट आंसर है। ये क्यों है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। लूणी नदी में जल प्रदूषण का कारण क्या है, तो यहाँ पर बांडी है, नदी है, जवाई नदी है, ये लूणी की प्रमुख सहायक नदी है। इसी की वजह से वस्त्रों की रंगाई छपाई जो आपकी पाली में सबसे ज़्यादा उम्मीद मील के माध्यम से होती है, तो उसकी वजह से यहाँ पर है प्रदूषण का कारण है। तो ये हमने बहुत बार डिस्कस किया, टेस्ट सीरीज में भी शायद ऐसा सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर के सवाल हो गए। अब राजस्थान की पॉलिटी के और राजस्थान की इकोनॉमिक्स के जो सवाल हैं वो हम देखेंगे कि कौन से सवाल कहाँ से हमें देखने को है वो मिले हैं। इसमें प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन है वो लागू हुआ, राष्ट्रपति शासन के बारे में सारी बातें की हुई है। तो ये सवाल पहले ही टेस्ट में था, आपका टॉपिक टेस्ट पहला राज्यपाल से संबंधित था और उसी में ऐसा ही इसी प्रकार से सवाल था। इसमें पूछा गया है कि 1967 में जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था उस वक्त राजस्थान के गवर्नर कौन थे, तो संपूर्णानंद थे। कब लगाया ये इसमें दे रखा है, 13 मार्च 1967 को संपूर्णानंद। और ये जो है इसमें कहा गया है कि हुकुम सिंह ने राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सलाह भेजी, तो लगाया गया था उस समय हुकुम सिंह नहीं थे बल्कि संपूर्णानंद थे। तो इसका आंसर है वो आप निश्चित रूप से है वो सही कर सकते थे इस प्रकार की चीज़ों को देख करके। और इसमें पूरा कंप्लीटली डिस्कस किया गया है कि राजस्थान में कब कब राष्ट्रपति शासन लगा। पहला 13 मार्च 1967 से आपका लगा था और 26 अप्रैल 1967 तक है ये आपका रहा था, चौथी विधानसभा के बाद में। ठीक है, और उस समय राजस्थान की विधानसभा की सीटें भी कितनी थी वो भी चीज़ें यहाँ पर है वो क्लियरली मेंशन है। चारों राष्ट्रपति शासन की डेट है वो आपकी टेस्ट सीरीज के टेस्ट में टेस्ट नंबर 57 है, इसमें आपकी दे रखी थी, क्वेश्चन नंबर 57 टेस्ट नंबर 1 में। पॉलिटी के मैक्सिमम आपको लगभग 90% जो क्वेश्चन है वो पॉलिटी के इसमें आपको मिल जाएंगे। एक सवाल था कि कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी 91वें संवैधानिक संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद के मंत्रियों। इसमें गलत पूछा है और गलत वाला ज़्यादातर 91वें संवैधानिक संशोधन पर ही आधारित था। और इसका जो आपको आंसर है वो हमारे फुल सिलेबस टेस्ट के टेस्ट 5 में और टेस्ट टॉपिक टेस्ट है उस टेस्ट 2 में है वो ऐसे सवाल है वो डाले गए थे। तो यहाँ पर कौन से सवाल थे देखिए, इसमें 17 नंबर क्वेश्चन है वो पूरा 91वें संवैधानिक संशोधन पर ही आधारित है। कि एक नंबर है कि राजस्थान के मंत्री राजस्थान के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री के बिना मंत्रियों की कुल संख्या राजस्थान विधानसभा के कुल सदस्यों की 15% से अधिक नहीं होती है। तो मुख्यमंत्री यानी कि इसमें लिखा हुआ है क्या है कि विधानसभा के मुख्यमंत्री के बिना है वो नहीं है, तो यही इसका है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, और बाकी इसका जो एक्सप्लेनेशन इत्यादि है
वो यहाँ पर आप है वो देख सकते हैं, मुख्यमंत्री को सहित है, ठीक है? इसके अलावा बात करें तो मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या ये 50 नंबर क्वेश्चंस में है, तो न्यूनतम 12 है, केवल 12% नहीं है, ये भी स्पेसिफाई मेंशन किया हुआ है। अधिकतम संख्या 30 है, यानी कि विधानसभा के टोटल मेंबर की 15% से अधिक नहीं हो सकती हैं। ये प्रावधान कब किया गया, वो सारी चीज़ें हैं वो इसमें क्लियरली मेंशन की हुई हैं। तो ये सवाल भी आप कह सकते हैं कि निश्चित रूप से आप टेस्ट सीरीज जिन्होंने भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की है, तो उनके लिए ये आपका काफ़ी वरदान साबित हुआ। नेक्स्ट बात करें तो इसमें कहा गया है कि 1952 में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 200 है, वो आपकी वर्तमान में है 2026 तक ये बातें हैं। तो ये आप टेस्ट नंबर 2 से रिलेट टॉपिक टेस्ट 2 से रिलेट करके आप देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर आप देखिए कि राजस्थान विधानसभा में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 200 है, ये निर्धारित की गई थी छठी विधानसभा के बाद में। 1952 में 160 थी, दूसरी में 176, चौथी में 184 और छठी में 1977 में 200 कर दी गई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो इसमें अच्छी तरीके से आपको दे रखी हैं और कई बार हमने इसके बारे में है, वो यूट्यूब के माध्यम से भी चर्चा है वो की थी। आगे बात करें तो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के कारण सबसे ज़्यादा बार मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी है वो किसने देखी? तो वो देखी थी भैरों सिंह शेखावत ने। टेस्ट नंबर 2 से रिलेट कर सकते हैं आप इसको। और इसमें ये ऐसा ही जो सवाल था कि अंतिम बार राष्ट्रपति शासन है, वो आपका कब लागू हुआ? और इसमें ये पूरा इसमें दिया हुआ है, राजस्थान के ऑपोजिशन है, सीट ऑफ रूलिंग पार्टी है, टोटल सीट है, हाउस ऑफ टेन्योर है और इसमें आपका मुख्यमंत्रियों का भी ज़िक्र है जिनके समय राष्ट्रपति शासन लगा है। तो वो आपने अच्छी तरीके से इनमें देखा होगा, तो आपने पाया है कि भैरों सिंह शेखावत के समय तीसरा और चौथा 2 राष्ट्रपति शासन है वो लगा था। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन का सामना किया, यानी कि मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी राष्ट्रपति शासन की वजह से आपकी देखने को मिली, ठीक है? तो ये सवाल सीधे तौर पर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक कॉमन सेंस के आधार पर आपने अच्छी तरीके से इसको समझा है टेबल को, तो आप सवाल का जवाब है वो दे पाते। और पॉलिटी का मैंने मैराथन वीडियोज़ डाला, उसमें 91वां संवैधानिक संशोधन बहुत ही अच्छी तरीके से हमने डिस्कस किया। वित्त आयोग की अगर बात करें तो वित्त आयोग के लिए हमने टॉपिक जो वीडियो डाले थे, उसमें भी इसके बारे में अच्छी तरीके से वो डिस्कस किया था। राजस्थान में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो भी हमने है वो काफ़ी अच्छे से डिस्कस है वो किया था पॉलिटी वाले मैराथन वीडियो में। यहाँ पर वित्त आयोग के संबंध में है वो पूछा गया है कि वित्त आयोग और उनका कार्यकाल, और इसमें है कि राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नहीं रहे हैं। ऐसा सवाल महिला आयोग के संबंध में भी पूछा गया था। ये टॉपिक टेस्ट 6 से आप रिलेट कर सकते हैं। और इसमें कौन नहीं थे? गुलाब चंद कटारिया, हीरालाल देवपुरा, बी.डी. कल्ला, के गोयल ये थे। और यहाँ पर ये सारी दी हुई है कि स्टेट फाइनेंशियल कमीशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स तक है वो सारी डिटेल है वो दी गई थी। चेयरमैन का नाम लिखा हुआ है और मेंबर कितने थे टोटल, 2 थे, 3 थे, वो कितने थे, सेक्रेटरी के साथ में इंक्लूड हैं। उनका पीरियड क्या रहा वो सारी की सारी दी हुई है। पहला 95-96 से 99-2000 तक रहा था, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी मेंशन्ड है। और इसमें इन्होंने कितना अगर बात करें तो जो वित्त है उनकी इन्होंने सिफारिश कितनी देने के लिए की थी स्थानीय सुशासन को, वो भी चीज़ें यहाँ पर आगे मेंशन थी। अगर बात करें तो एक क्वेश्चन ऐसा और था इसमें, ठीक है? उसमें भी इसी प्रकार का जो सवाल था कि के गोयल राजस्थान के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, प्रथम वित्त आयोग की समयावधि दे रखी है, 5वें वित्त आयोग के चेयरमैन के पद पर पुरुष सदस्य रहे हैं, छठा वित्त आयोग क्रियाशील है और डॉक्टर अशोक लाहोटी इनके जो अध्यक्ष हैं, ठीक है? तो ये भी इसमें डिटेल में है वो चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है? तो ये टेस्ट नंबर 6 से आपको वित्त आयोग वाला है वो क्वेश्चंस मिल जाएगा। एक है आप देख सकते हैं कि 29 अगस्त को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता है वो किसने की? ये सवाल आपसे पूछा गया था। इससे जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले पेपर में अब की बार और पिछली बार ही ऐसा सवाल था, तो मैंने पिछली बार का पेपर का एक्सप्लेनेशन डाला था आपका। और उस पेपर के अगर बात करें तो 2 नंबर जो एपी का फुल सिलेबस टेस्ट था, वो 2021 वाला ही पेपर था। तो उसमें आप देख सकते हैं पिछले जो एग्ज़ाम में जो पूछा गया सवाल था, उसमें पूछा गया है कि राजस्थान के जिन न्यायाधीशों को 29 अगस्त को शपथ दिलाई थी, उनमें है वो कौन सुमेलित नहीं है कि पहले आपके 11 जो न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश थे, उनको शपथ दिलाई थी सवाई मान सिंह ने, ठीक है, 29 अगस्त 1949 को। तो उसमें पूछा गया कौन सा न्यायाधीश और कहाँ से उनका संबंध कौन सी रियासत से था, वो सुमेलित नहीं है, वो पूछा गया था।
और इसका मैंने एक्सप्लेनेशन आपको डाला और उसमें इस प्रश्न का जो रिसेंटली पूछा गया है इस एग्ज़ाम में, उसका आंसर इसी में छिपा हुआ था। देखिए कि 29 अगस्त 1949 को उच्च न्यायालय का विधिवत उद्घाटन किया गया। राज प्रमुख महामहिम सवाई मान सिंह की अध्यक्षता में एक प्रभावशाली समारोह में माननीय न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा और पूर्व मुख्य न्यायाधीश को 11 अन्य न्यायाधीशों के साथ मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। तो किन की अध्यक्षता में प्रभावशाली समारोह हुआ? तो सवाई मान सिंह की अध्यक्षता में, और इसमें यही पूछा गया था कि अध्यक्षता है वो किसने है वो की थी। तो यहाँ पर निश्चित रूप से इसका जो आंसर है वो आप है वो देख सकते हैं, और बाकी ये चीज़ें है वो कंप्लीटली दी हुई है कि कौन कहाँ से रहने वाले थे। और इसमें सवाल है कि उद्घाटन की अध्यक्षता किसने की, तो वो सीधी तौर पर आपका क्लियरली है वो मेंशन किया हुआ है। आगे अगर बात करें, इसमें आप देखेंगे कि कुछ आपको ऐसे भी कहेंगे कि हमारे टेस्ट सीरीज इतने आए, हमारे कंटेंट से इतने आए, लेकिन हमारे जो टेस्ट सीरीज है, कंटेंट है, उसमें से ऐसे सवाल मिले हैं जो अन्यत्र आपको देखना है वो दुर्लभ होंगे। अगर अच्छी तरीके से किन्होंने अच्छी मेहनत करके ऑथेंटिक सोर्सेज से ये चीज़ें कंटेंट जुटाया है और आपको प्रोवाइड करवाया है, तो निश्चित रूप से आपको मिल जाएँगे। लेकिन जो ओम डिजिटल स्टडी पर आपको जो सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, वो काफ़ी स्टैंडर्ड के अच्छे लेवल के जो सवाल हैं, वो आपको शायद ही कहीं मिल पाए। देखिए, यहाँ पर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही है, ऐसा सवाल पूछा गया है। लाड कुमारी जैन, पवन सुराणा, नगेंद्र बाला और सुमन शर्मा। इसका आंसर टेस्ट नंबर 7 में आपको है वो दिया हुआ था, और इसमें पूछा गया था कि राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष है वो रही है, और ज़्यादातर प्रथम वाला ज़्यादा बार पूछा जाता है, तो ऐसा भी इसमें है वो सवाल डाला था। तो प्रथम अध्यक्ष कौन रही थी? कांता खतूरिया। इसमें कांता भटनागर और खतूरिया दोनों हैं। तो कांता भटनागर तो कौन थी? राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष। यहाँ पर देख सकते हैं, महिला आयोग की भूतपूर्व और वर्तमान अध्यक्ष है 6 रही है। उनका टेन्योर क्या रहा और कौन-कौन रही है? पहली कांता भटनागर, कांता कतूरिया, उसके बाद में पवन सुराणा, जो तारा भंडारी, लाड कुमारी जैन, सुमन शर्मा और रेयान रियाज चिश्ती जो प्रेजेंट हैं, वर्तमान में हैं। तो ये सारी जानकारी आपको इस टेस्ट के क्वेश्चंस नंबर यहाँ पूरा थोड़ा-सा ऊपर चला गया है, शायद इसमें नहीं मेंशन है। लेकिन टेस्ट जो आपका है वो टेस्ट नंबर 7 इसमें दे रखा है। 7 नंबर टेस्ट में आपको ये चीज़ें है वो अवेलेबल थी। ठीक है? तो आगे अगर बात करें अगले क्वेश्चंस की ओर, अगला पूछा गया था कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा सितंबर-अक्टूबर 2020 में राजस्थान के कितने जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के 11 आम चुनावों को आयोजित किया गया था? ये सवाल शायद ही आपको कहीं पर मिले, क्योंकि करंट अफेयर्स में ये सवाल था नहीं और बाकी इतने लोगों ने मेहनत की नहीं, इसलिए आपको शायद ही ऐसा सवाल मिले। इसका राइट आंसर है 21 जिले, ना कि 19। 21 जिलों में आम चुनाव है वो आयोजित करवाया गया था, और ये जो सवाल है वो इस प्रकार से पूछा गया था। हमारे टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 5, टॉपिक टेस्ट 5 है, उसमें है ये था। यहाँ पर देखिए कि राजस्थान में 1960 में पंचायती राज के चुनाव हो रहे हैं। 1960 से पंचायती राज के चुनाव हो रहे हैं। पहला चुनाव 1960 में पंचायत राज विभाग के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद 1988 तक चुनाव निर्वाचन आयोग विभाग द्वारा करवाए गए। वर्ष 1995 में पहली बार राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव करवाए। यहाँ पर आप देखेंगे तो सभी सही हैं। राजस्थान में 1960 में पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव हो रहे हैं। पहला चुनाव 1960 में पंचायत राज विभाग के द्वारा करवाया गया। उसके बाद में 65 से लेकर के 88 तक क्रमशः आपके 5 तक के जो चुनाव है वो निर्वाचन विभाग द्वारा करवाया गया था। ठीक है? और एसईसी यानी कि स्टेट इलेक्शन जो कमीशन है, ये 1994 में बना, और 1995 में इन्होंने 1995 का, 2000 का, 2005, 10 और 15 के पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव है वो करवाए, यानी कि 10वें आम चुनाव है वो करवाए, 10 तक करवाए। उसके बाद में 21 जिलों का 11वां आम चुनाव एसईसी के द्वारा सितंबर-अक्टूबर 2020 में करवाया गया था। तो ये आपका गंभीरता से जिन भी अभ्यर्थियों ने लिया है, उसका आंसर है वो इस टेस्ट सीरीज के इस क्वेश्चंस में है वो इसके एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ था। ठीक है? तो यहीं से ये सवाल पूछा गया है। अब आप कहेंगे कि आप ये सवाल कहाँ से लाए? तो देखिए, मैं जो यहाँ पर आपके जो यहाँ पर जो भी टेस्ट सीरीज इत्यादि है वो जो दी जा रही है, मैं आपको पहले भी आश्वस्त कर चुका हूँ कि हम जो भी कंटेंट ले रहे हैं वो क्वालिटी वाला और स्टैंडर्ड ऑथेंटिक ले रहे हैं। जहाँ पर पेपर सेटर जहाँ से कंटेंट लेते हैं, वहाँ से ही हम ही कंटेंट उठाते हैं।
अगर बात करें राज्य सरकार की जो ऑफिशियल जो वेबसाइट इत्यादि है या फिर स्टैंडर्ड जो ऑथेंटिक बुक्स इत्यादि हैं, तो वहाँ से जो कंटेंट है वो लिया जा रहा है और ये जो कंटेंट है ये भी ऑथेंटिक स्टैंडर्ड सोर्स से कलेक्ट किया गया है। इसलिए आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बना और आपके लिए ये महत्वपूर्ण है और उपयोगी साबित हो पाया। आगे अगर बात करें तो इसमें पूछा गया है, ये भी काफ़ी गजब का और बेहतरीन शानदार सवाल है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। बीकानेर राज्य का 1928 से भी पहले स्वयं का ग्राम पंचायत एक्ट था। 1952 में राजस्थान पंचायत राज अधिनियम लागू हुआ। पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई। तो इसमें ये 2 वाला सही नहीं है और ऐसा सवाल आपको हमारा जो फुल सिलेबस टेस्ट था 5वां और अंतिम टेस्ट, इसके 5वें टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 4 पर यानी कि स्टार्टिंग से चौथे नंबर क्वेश्चन पर ही आपको इसका आंसर है वो मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए कि राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में गलत युग्म को पहचानिए। स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम निर्माण 1959 में हुआ। स्वतंत्रता पश्चात पंचायती राज विभाग की स्थापना 1949 में हुई। सादिक अली समिति, गिरधारी लाल व्यास समिति। इसमें कौन सा क्या पूछा गया है, देखिए आप कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ 1952 में। तो यहाँ पर पंचायती राज अधिनियम का निर्माण है 1959 में हुआ, ये लिखा गया है, गलत पूछा गया है। यानी कि इस दोनों में ही ऐसा का ऐसा है, गलत है ये बात। 59 भी गलत है और 52 भी गलत है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्वतंत्र 50 ग्राम पंचायत अधिनियम का निर्माण 1953 में हुआ, 1953 में हुआ, ना कि 1952 या 1959 में। तो ये का ये सवाल है। और इसमें एक बात और इसमें लास्ट में जोड़ी गई है कि डॉक्टर पंडित नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 से नागौर में है उसका उद्घाटन है वो किया गया। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि पंचायती राज के रूप में जाना जाने लगा और उद्घाटन पंडित नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से किया। हूबहू लाइन छपी है। आगे बात करें तो पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1959 के अंतर्गत पहले चुनाव सितंबर अक्टूबर 1959 में आयोजित हुए। ये भी सेम की सेम लाइन है, आप देख सकते हैं। पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1959 के तहत पहला चुनाव सितंबर अक्टूबर 1959 में आयोजित हुआ। तो हूबहू चीजें हैं। पंचायत राज अधिनियम 1953 के तहत ग्राम स्तर पर आपकी त्रिस्तरीय योजना है वो आपकी शुरू की गई थी। तो एज इट इज आपको कंटेंट है और ऑथेंटिक कंटेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ऐसे कुछ सवाल हैं जिस पर आपको लगे कि आपको ऑब्जेक्शन इत्यादि रेज करने चाहिए। हालांकि इसमें कोई त्रुटि नहीं है। अगर त्रुटि होते तो हमारे पास में इसका ऑथेंटिक रेफरेंस भी है, वो भी हम आपको प्रोवाइड करवा सकते थे। राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 में कौन सी धारा में आयोग के कार्य है वो उल्लिखित है। ठीक है, तो ये सवाल भी हमारी टॉपिक टेस्ट के 7 नंबर टेस्ट में दिया हुआ है और उसमें राज्य की महिला जो आयोग है उस महिला आयोग से संबंधित भी टॉपिक वाला टेस्ट उसमें इंक्लूड था। तो इसमें देखिए लगभग आपको भाषा भी वैसी ही मिलेगी। इसमें पूछा गया है कि महिला आयोग अधिनियम 1999 की कौन सी धारा में आयोग के कार्य उल्लेखित है। और इसमें क्या पूछा है कि राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की कौन सी धारा में इस आयोग के कार्यों का विस्तृत विवरण उल्लिखित है। ठीक है, ज्यादा कुछ भी लैंग्वेज में भी चेंजेस नहीं है। 10, 11, 12 और 16 दिया हुआ है। तो इसमें राइट आंसर बी नंबर है 11। ठीक है, और 11 है कार्यों का विस्तार से विवरण है और संक्षेप में नीचे कार्य भी लिखे हुए हैं जो स्क्रीनशॉट में आपके साथ में यहाँ पर है वो नहीं आ पाए। ठीक है, तो ये जो सवाल है पॉलिटी के मोस्टली 90% से प्लस आपको सवाल है वो देखने को मिल जाएंगे। एक दिया हुआ था कि लोकसभा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका है, तो DS तिवारी का कार्यकाल सबसे लंबा था। यहाँ पर टॉपिक टेस्ट अगर 4 में आप देखेंगे उठा करके तो इसमें पूछा गया है कि लोकसेवा आयोग के सचिव और अध्यक्ष दोनों है वो रहे हैं। तो NK बेरवा इनके अध्यक्ष और सचिव दोनों रहे हैं। इसके साथ साथ में महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं और इसमें आप देखेंगे तो सर्वाधिक कार्यकाल DS तिवारी अध्यक्ष के रूप में ये स्पष्ट रूप से यहाँ पर है वो दिया गया है और न्यूनतम कार्यकाल है PS यादव का है वो दिया गया है। तो ये आपका सवाल है हमारे इसी टेस्ट सीरीज के टेस्ट टॉपिक टेस्ट नंबर 4 में जो RPSC का उसमें मेंशन था तो उसमें है ये आपका पूछ लिया है। आगे अगर बात करें तो राजस्थान के मुख्य सचिवों में किस एक ने अशोक गहलोत के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में कभी भी मुख्य सचिव के रूप में कार्य नहीं किया। सचिव वाला टॉपिक असिस्टेंट प्रोफेसर के पॉलिटी के सिलेबस में मेंशन था और ऐसे के ऐसे एक सवाल नहीं 2 सवाल है वो टेस्ट सीरीज में आपको प्रोवाइड करवाए गए थे।
एक में तो हूबहू टेस्ट जो टॉपिक टेस्ट आपका 5वां था, उसमें तो ये ऐसा का ऐसा सवाल था, केवल कुछ एक विकल्प चेंज है कि मुख्यमंत्री काल में सचिव कौन नहीं रहे अशोक गहलोत के काल में। यहाँ पर अरुण कुमार, सीएस राजन है, आर.के. नैयर है, निहाल चंद गोयल है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? राजीव स्वरूप, टी श्रीनिवासन, कुशाल सिंह और निहाल चंद गोयल। तो इसका राइट आंसर निहाल चंद गोयल है और आपका भी इसी का आंसर है, वो निहाल चंद गोयल इस प्रश्न का आपके भी सही आंसर है। ठीक है? और यहाँ पर ये पूरा लिखा हुआ है 1 नवंबर 2023 तक इनको है वो अपडेट किया गया था। वर्तमान में सुधांशु पंत राजस्थान के मुख्य सचिव हैं। ठीक है? तो निहाल चंद गोयल वसुंधरा सरकार में मुख्य सचिव रहे हैं, जो दिसंबर 17 से अप्रैल 2018 तक रहे थे और उसके बाद में दिसंबर 2018 में आपके अशोक गहलोत जी आए, तो उस समय है वो आपके सचिव नहीं थे। ठीक है? निरंजन कुमार आर्यर, बाकी ये सारे मुख्य सचिवों की यहाँ पर लिस्ट भी दी गई है। ऐसा का ऐसा सवाल आपका टेस्ट नंबर 7 में भी दिया हुआ था कि कौन से मुख्य सचिव गहलोत सरकार में नहीं रहे? निरंजन आर्य, राजीव स्वरूप, उषा शर्मा, भगत सिंह मेहता। तो इसका राइट आंसर भगत सिंह मेहता था। ठीक है? तो ये आपके सारे हैं वो दिए गए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वाले। 2-2 सवाल ऐसे डाले हुए हैं। तो ये आप निश्चित रूप से 7 नंबर और 5 नंबर टेस्ट में है वो आपको मिल जाएँगे। जन सूचना पोर्टल के बारे में ये भी ऐसे 2-3 सवाल थे। जन सूचना पोर्टल ये भी आपके सिलेबस में अच्छी तरीके से मेंशन था। तो इसमें सूचना पाने के लिए एसएसओ आईडी आवश्यक है, यानी कि ये इसका गलत है क्योंकि एसएसओ आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ऐसा ही सवाल आपको फुल सिलेबस टेस्ट जो अंतिम वाला था उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। जन सूचना पोर्टल के बारे में कौन-सा कथन सही नहीं है। ठीक है? जन सूचना पोर्टल से जानकारी प्राप्त करने के लिए एसएसओ आईडी की आवश्यकता नहीं होती, ये तो बिल्कुल सही है इसमें। जन सूचना पोर्टल के माध्यम से ई-मित्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए योजनाओं के अनुसार निर्धारित शुल्क देय है, तो शुल्क भी इसमें देय नहीं है। ठीक है? और ये ऐसा इसमें भी लिखा हुआ था कि ई-मित्र पर इसके माध्यम से सूचना प्राप्त करने का कोई शुल्क नहीं वसूला जाता है। ठीक है? तो ये आपका इसमें दिया गया है कि जन सूचना पोर्टल से ई-मित्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरी तरीके से निःशुल्क है और बाकी वाले सारे सही हैं। तो जन सूचना पोर्टल में क्या है, आरटीआई एक्ट की धारा 4 के क्लॉज़ 2 के तहत है, वो सूचना आपकी ऑटोमेटिकली है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है। इसके तहत संपर्क पोर्टल जन सूचना पोर्टल के माध्यम से, ठीक है, एसएसओ आईडी की इसमें आवश्यकता है वो नहीं होती। और जन सूचना पोर्टल से नागरिक ग्राम पंचायत से लेकर के जिला स्तर तक की अपनी जानकारी प्राप्त कर सकता है और ई-मित्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए निर्धारित शुल्क देय होगा। ये इसमें गलत है क्योंकि निर्धारित शुल्क देय नहीं होता है। ये इसके चौथे नंबर विकल्प में है। धारा 4 की क्लॉज़ 2 वाला भी है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सूचना प्रदान करता है, ये भी ठीक बात है। लेकिन एसएसओ आईडी है वो आवश्यक है, एसएसओ आईडी की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में प्रचालित भू जोतों की संख्या ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग है वो कितनी है? 2.73। हमने बहुत बार आपको बताया था। और ये टॉपिक टेस्ट जो एक है उसमें कृषि वाला हमारा साथ में था, तो उसमें ये पूछा गया है। ठीक है? इसमें कुछ विकल्प आपको चेंजेज है वो देखने को मिल सकते हैं। 2.73 है इसमें। ठीक है? पिछली बार कितना था? 2010-11 में 3.07 हेक्टेयर था। कितनी कमी हुई या वृद्धि हुई वो भी इसमें दर्शाया गया है। ठीक है? तो ये भी आपका इकोनॉमिक्स रिव्यू के अब जो सवाल है वो शुरू होते हैं यहाँ पर। ठीक है? आगे अगर बात करें तो पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कितने जो जिलों में फैला हुआ है? ये आपको ऐसा का ऐसा सवाल है, वो आपका टॉपिक टेस्ट है, वो साथ में आपको ऐसा का ऐसा हूबहू सवाल है वो मिल जाएगा। राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? तो 14 जिलों में फैला हुआ है। कितने वर्ग किलोमीटर पर है? कितने पेट्रोलिफेरस बेसिन है? ये आपको क्लियरली देखने को मिल जाएगा। ऐसा एक सवाल टेस्ट नंबर 3 में भी था, जिसमें पूछा गया था कि नागौर बीकानेर बेसिन में कौन से हैं वो आपके शामिल हैं। तो ये जिले भी दिए गए थे और बाकी एक्सप्लेनेशन में भी ये 14 जिले कोष्टक में यहाँ पर दिए गए थे। तो ये वैसे बहुत ईजी सवाल था, आप सभी को पता है, लेकिन फैक्चुअली था, इसलिए कुछ अभ्यर्थियों ने गलत भी इसमें किया होगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो लोक से जो सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम है, आरजीडीपीएस 14 नवंबर 2011 को ये लागू हुआ था। उसके बारे में भी हमने काफ़ी डिस्कस किया था। ठीक है? तो यहीं से ये जो सवाल है वो टॉपिक टेस्ट 12 से आपका पूछा गया है और इसमें डाला गया था
कि राजस्थान लोक सेवा गारंटी एक्ट 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है। तो पहले वाले निर्णय से आप संतुष्ट नहीं है तो 60 दिनों के भीतर भीतर आप दूसरे अपीलीय अधिकारी को 60 दिनों तक है वो अपील कर सकते हैं। और उसमें ये आपका इसका 60 दिन है वो राइट आंसर है। और बाकी हमने एक्सप्लेनेशन भी इसका है वो डिटेल में डाला था कि 60 दिन के बाद में भी अगर टाइम में देरी हो जाती है, लेकिन उसका एक आपका क्या होता है कि देरी होने का कुछ पर्याप्त जो कारण होता है वो अगर दे देते हैं तो उसके बाद में भी आप उसकी जो अपील है वो स्वीकार की जा सकती है। लेकिन इसमें जो आपके सवाल में था वो ये था कि 30 दिनों के भीतर द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के पास दूसरी अपील की जा सकती है। तो 30 दिनों के भीतर नहीं है, प्रथम अपीलीय अधिकारी को आप 30 दिन के भीतर है वो कर सकते हैं, द्वितीय अपीलीय अधिकारी के लिए 60 दिन के लिए समय है वो दिया गया है। ठीक है? इसलिए हमारा 1 और 2 दोनों ही इसमें जो राइट आंसर है, यानी कि दोनों ही क्या है, ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका विकल्प नंबर 3 है। आगे अगर बात करें तो 2022-23 की अग्रिम अनुमानों के अनुसार राजस्थान में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि का योगदान है वो कितना था? तो कृषि के अगर योगदान की अगर बात करें तो 28.50% था स्थिर कीमतों पर। और ऐसा सवाल तो हमने एग्रीकल्चर वाला जो हमने कुछ इकोनॉमिक्स के वीडियोज आपको डाले थे तो उसमें दे रखा था। टॉपिक टेस्ट 1 में आपको जवाब है वो उसका मिल ही जाएगा। स्थिर कीमतों पर कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र का योगदान ये आपका प्रचलित कीमतों पर है और ये आपका स्थिर कीमतों पर है। तो ये सवाल ऐसा का ऐसा है वो दे रखा था। नेक्स्ट है, रबी की मौसम में तिलहन फसलें हैं और तिलहन वाले कुछ सवाल है वो 3-4 सवाल आपके साथ टेस्ट सीरीज में डाले हुए थे, क्योंकि तिलहन फसलों के संबंध में आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में आपका अलग से है, यानी कि सिलेबस में हाईलाइट किया हुआ था, मेंशन किया हुआ था वो चीज़ें। ठीक है? और टेस्ट नंबर 3 में ऐसा ही सवाल है कि तिलहन के अंतर्गत खरीफ फसलों में सम्मिलित नहीं है और इसमें लिखा है कि रबी की तिलहन फसलें कौन सी है। मैंने पूछा था आपकी खरीफ की फसलें इस टेस्ट में, तो यहाँ पर खरीफ की फसलों में अलसी सम्मिलित नहीं है। लिखा हुआ है कि रबी में राई, सरसों, तारा मीरा और अलसी है, ये रबी की है और आपको रबी की पूछा गया था। इसमें आपको टेस्ट में खरीफ की पूछा गया था, जिसमें मूंगफली, तिल, सोयाबीन व अरंडी है, ये आपकी किसकी है, खरीफ की फसलें हैं। और बाकी वाले में ये तिल, मूंगफली, यही ऐसे ही विकल्प आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है? अगला सवाल, अटल भूजल योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य तो आप सभी को पता है कि भूजल के बेहतर प्रबंधन के साथ-साथ इसके घटते स्तर को रोकना। ये कितने राज्यों में शुरू की गई थी? ऐसा सवाल इसमें है वो दिया हुआ था और इसका एक्सप्लेनेशन में आप यहाँ पर है वो देख सकते हैं कि सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से भूजल प्रबंधन में सुधार है वो लाना है। ठीक है? तो ये इसका मेनली ऑब्जेक्टिव है, यानी कि भूजल का जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, वो आपका बेहतर करना और घटते स्तर को है वो रोकना है, अटल भूजल है। ठीक है? तो ये डाला हुआ था। सूक्ष्म, लघु और मध्यम जो एमएसएमई पॉलिसी है वो कब आपकी शुरू की गई थी? इसका आंसर टेस्ट नंबर 3 में आपको मिल जाएगा और इसमें 42 नंबर क्वेश्चंस में एमएसएमई के बारे में ही पूछा गया है। 2022 में कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? ठीक है? इसको 17 सितंबर 2021 को जारी किया गया था। तो ये इसका त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि इसको 17 सितंबर 2022 को है वो शुरू किया गया था और इसमें नीति है वो कब शुरू की गई थी? ठीक है? तो 2022 में शुरू की गई। सीधे तौर पर फैक्चुअली सवाल है वो आपसे पूछा गया था। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत राजस्थान में निजी विद्यालयों में कमजोर और, तो ये आप सभी को पता है, 25% है वो दिया जाता है। ऐसा सवाल हमारे टेस्ट सीरीज में सीधे तौर पर नहीं था। ठीक है? लेकिन मोस्टली आप लोगों को पता ही है, क्योंकि आपके भी आस पड़ोस के बच्चे इत्यादि हैं या आपके भी बच्चे हो सकते हैं, तो वो ज़्यादातर है वो आप इस योजना का फ़ायदा है वो उठा भी रहे होंगे कि प्राइवेट स्कूल में भी 25% जो सीटों पर जो आपके गरीब तबके के जो बच्चे होते हैं उनके लिए 25% सीटें आरक्षित होती है, फ्री में उनको प्राइवेट एजुकेशन है वो दी जाती है। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है? तो इसमें 200 मेधावी छात्रों को विश्व के 250 शीर्ष विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए प्रायोजित किया जाता है। संपूर्ण शिक्षा का खर्च और अन्य खर्च राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जाता है। और इसमें यहाँ पर पूछा गया है
कि प्रतिवर्ष कितने विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दिलवाने का है वो प्रावधान किया गया है। ठीक है? तो यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन में आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में इनमें 200 विद्यार्थियों को विदेश में प्रावधान है वो किया गया था। 20 अगस्त 2021 को ये योजना है वो आपकी शुरू की गई थी और यहाँ पर देखिए इस योजना में ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी है, स्टैनफोर्ड है, हार्वर्ड है, कैलिफोर्निया है, इसके अलावा कैम्ब्रिज है। ऐसी विश्व की टॉप 150 जो यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर पढ़ने का अवसर दिया जा रहा है। तो पहला 250 जो विकल्प था, उसकी जगह आपका क्या होना चाहिए था? 150 होना चाहिए था। इसलिए आपका ये इसका गलत हो जाएगा। इसमें केवल है आपका बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो राजस्थान हस्तशिल्प नीति कब है वो जारी की गई थी, ठीक है? और इसका उद्देश्य है वो पूछा गया है। राज्य सरकार ने हस्तशिल्प नीति और एमएसएमई नीति 2022 है वो कब जारी की गई, ठीक है? तो यहाँ पर 17 सितंबर 2022 को राजस्थान ने हस्तशिल्प नीति और एमएसएमई नीति है वो आपकी जारी की गई थी। तो ये आपका इसमें दोनों ही क्या है? सत्य इसका आंसर है और इनका उद्देश्य इत्यादि है वो आप देख सकते हैं, ठीक है? आगे अगर बात करें तो पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत देशी और विदेशी फिल्म निर्माताओं को कितनी धनराशि की सब्सिडी का प्रावधान है? तो ऐसा सवाल भी आपको टेस्ट सीरीज में है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए कि राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए किस नीति को है वो मंजूरी दी गई थी। तो ये नीतियों के कुछ नाम दिए गए हैं, ठीक है? और यहाँ पर आप देखेंगे इसके एक्सप्लेनेशन में तो राजस्थान फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट करने के लिए राजस्थानी फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 18 अप्रैल 2022 को राजस्थान की फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 राज्य में लागू कर दी है। कुल उत्पादन लागत का 2 करोड़ तक का या 15% तक अनुदान है वो आपका देय होगा। तो कितना अनुदान की बात की गई है, सब्सिडी की बात की गई है? 2 करोड़ रुपए। तो इसमें 2 करोड़ आपका सही जवाब है वो हो जाएगा। आगे बात करें तो 25 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने किन दो स्टेशनों के बीच में राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन है उसको आभासी तौर पर है वो शुरू किया गया था। तो इसमें टेस्ट नंबर 2 है आपका, फुल सिलेबस टेस्ट 2 है। इसमें ये सवाल है वो डाला हुआ था, ठीक है? टेस्ट 2 वाला आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का पिछला जो एग्जाम का पेपर था, लेकिन उसमें करंट अफेयर्स के कुछ सवाल हमने अपडेट किए, जो नए करंट है उनको हमने डाला था और उसमें ही एक ऐसा सवाल है, इसमें हूबहू सीधे तौर पर पूछा गया था कि राजस्थान की तीसरी वंदे भारत रेल है किन शहरों के बीच में है वो शुरू की गई थी? जयपुर और उदयपुर। ये ज़्यादातर विकल्प भी आपको हूबहू मिल जाएगा, अजमेर और दिल्ली, जोधपुर, अहमदाबाद, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी जयपुर से उदयपुर के मध्य है वो आपकी शुरू की गई थी। इसमें तीनों के नाम लिखे गए हैं कि पहली वंदे भारत ट्रेन, दूसरी और तीसरी वंदे भारत ट्रेन है वो कब और कहाँ किसके मध्य है वो शुरू की गई थी, ठीक है? तो ये करंट अफेयर्स के जो सवाल है वो हमने केवल फुल टेस्ट वाले देखे हैं। उसके बाद में हमने मंथली भी करंट अफेयर्स के टेस्ट है वो 3-3 मंथ के त्रैमासिक करंट अफेयर्स भी डाले थे। तो वो हमने इतना है वो उस पर है वो चेक नहीं किया, रिसर्च नहीं की। बाकी आपके करंट अफेयर्स के मोस्टली सवाल है वो उन क्वेश्चंस उन टेस्ट में भी आपको देखने को है वो मिले थे, ठीक है? और ये छठे राज्य वित्त आयोग के बारे में है वो कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा गया है, ठीक है? दिसंबर 2020 में ये आपका तहत लागू किया गया था। तो छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है इसमें पूछा गया है और ये आपका कब किया गया था? अध्यक्षता में अप्रैल 2021 को है वो आपका इसका गठन है वो किया गया था, ना कि सितंबर 2020 में। तो ये सवाल भी आपका प्रत्यक्ष रूप से इसमें दिया हुआ था। नेक्स्ट है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल किस प्रख्यात कवि आलोचक को महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार है वो दिया गया? के सच्चिदानंदन, ठीक है? तो ये भी क्वेश्चंस है वो आपका फुल टेस्ट 2 में डाला हुआ था। इसी प्रकार का क्वेश्चंस पिछले असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में भी पूछा गया था और मैंने पिछले जो पेपर्स है असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि के उनका यूट्यूब पर भी सॉल्यूशन डाला था, एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है तो यूट्यूब पर आज भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो उसमें भी हमने है वो इसके बारे में डिस्कस किया था कि सच्चिदानंद जी को है वो दिया गया था। मैंने कहा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है ये कब आयोजित होता है वो सारी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? हाल ही में राजस्थानी साहित्य अकादमी ने 2023-24 के लिए वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की है। ये मीरा पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? तो इसमें राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा 2023-24 का मीरा पुरस्कार किसे दिया जाएगा? देव व्यास, रणजीत और ये ऐसे जो नाम है वो दिए गए हैं, ठीक है? तो रतन कुमार शांबरिया इसमें दिया गया है, वही इसका राइट आंसर है।
ठीक है? तो ये फुल टेस्ट वाले में जो आपके 5 टेस्ट थे, उसमें 2-3 के करंट अफेयर्स के जो सवाल मिले हैं, वो मैंने बताया। बाकी आपके त्रैमासिक वाले जो टेस्ट थे, उसमें भी बहुत से करंट अफेयर्स को टेस्ट आप वाले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन्स हैं, वो मिल जाएँगे। वो मैंने इसमें इंक्लूड है, वो नहीं किया है। करंट अफेयर्स के टेस्ट फ्री भी अवेलेबल हैं। अगर आप आगामी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें, तो होम डिजिटल स्टडी टेस्ट सीरीज़ एप्लीकेशन पर ज़रूर जाएँ और वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ सेक्शन में आपको करंट अफेयर्स के फ्री में टेस्ट है, वो बहुत सारे मिल जाएँगे, जनवरी से टिल डेट तक। तो उनकी आप प्रैक्टिस अवश्य करें, बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर आपके लिए साबित होंगे। तो धन्यवाद आप सभी का, बहुत-बहुत शुक्रिया। ये जो चीज़ें आपके सामने लाने का जो ध्येय है वो यही था कि आप लोग हैं वो समझ सकें कि जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, वो कैसा है, उसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आपको कुछ उसमें से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो नाम मात्र के शुल्क के साथ में ये टेस्ट सीरीज़ आपको प्रोवाइड करवाई थी। आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से इनको सराहा, मुझे जो रिव्यू दिए, फीडबैक दिए, वो भी आपके काबिल-ए-तारीफ़ है। तो आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया और इस वीडियो की ये जो सारी पीडीएफ है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। तो वहाँ पर आप पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड करें और इसके एक्सप्लेनेशन में जो चीज़ें डाली हुई है, उनको भी आप ज़रूर और अच्छी तरीके से पढ़ें, ताकि आपके आगामी एग्ज़ाम में भी ये काफ़ी कारगर साबित हो सके। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। अगले सेशन में हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। और आप भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज़ और टेस्ट सीरीज़ से आपको 50 परसेंटेज से ज़्यादा जो सवाल है वो मिल गए हैं। तो आप कोर्सेज़ से निश्चित रूप से है वो उम्मीद रख सकते हैं कि बहुत ही क्वालिटी वाली जो चीज़ें आपको मिलेगी और कोर्स में तो हम कंप्लीटली चीज़ों को है वो करेंगे, कुछ भी पीछे है वो नहीं छूटेगा। तो आप जेईएन की, एईएन की, एसओ की या रीट की, सेकंड ग्रेड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ओम डिजिटल स्टडी लर्निंग एप्लीकेशन पर आप जाएँ, वहाँ पर कोर्सेज़ टेस्ट सीरीज़ का आप हिस्सा ज़रूर बनें, जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही कारगर और उपयोगी साबित होने वाली हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आपके भी कुछ सुझाव हो तो आप ज़रूर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने टेस्ट सीरीज़ जॉइन की हैं, वो भी अगर इन वीडियो को आप देख रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिया है आपने और टेस्ट सीरीज़ जॉइन की थी, तो आप अपना फीडबैक इस कमेंट सेक्शन में आपने मुझे अधिकतर ने मुझे पर्सनली जो भेजा है वो तो आप अच्छी बात है, लेकिन इस कमेंट सेक्शन में भी आप अपने फीडबैक है वो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बहुत-बहुत धन्यवाद।